हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स फॉर्मूला लिस्ट। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 बेटा, जो कि आपका नंबर सिस्टम है, उसमें आपको बेसिकली पता होना चाहिए रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको p बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो उसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब इसमें दो कंडीशंस हैं कि यहाँ पे जैसे कि हम बोले 3/5 है ना, ऐसे बोल दो 2/7, तो ये जो है दीज आर द रैशनल नंबर्स। तो ऐसे ही हमारे पास इरैशनल नंबर्स आ जाएंगे। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हो जाएंगे जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। अब कंडीशन देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हमारे पास इसमें जो कंडीशंस हैं, अगर हमारे पास इफ q इक्वल्स टू 2m इंटू 5n हो, ठीक है, तो मतलब ये जो q है हमारा, अगर इसको 2m इंटू 5n में हम तोड़ सके तो हमारा जो एक्सपेंशन आएगी वो डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ठीक है बेटा। और अगर हमारे पास q नॉट इक्वल्स टू 2m इंटू 5n हो जाए तो हम कह देंगे कि यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म आ जाएगी। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टर्म, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये टर्मिनेट कर देगा, टर्मिनेटिंग आ जाएगी। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि डिवाइड करने पे वो एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ेगा। नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं हो पा रहा, बार बार डिवाइड होने के बाद रिपीट होता रहेगा, वो नंबर रिपीट करते जाएंगे। ठीक है। जैसे जो पाई की वैल्यू होती है दैट इज 22/7, तो इनको अगर आप डिवाइड करो बेटा एक लंबा सा नंबर आपके पास आएगा। ठीक है। तो ये इरैशनल है। तो इरैशनल की एग्जांपल होगी हमारे पास पाई। नाउ इरैशनल के लिए कुछ और कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है वो कैसा है, इरैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। रैशनल की कंडीशन यही कि वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है। और जो q है अगर 2m और 5m में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फैक्टराइज हो रहा है, तो जो नंबर आएगा वो डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है, जैसे 0.35 ऐसे कुछ। ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1 का। इसके अलावा एक और चीज होता है, आपको एलसीएम एचसीएफ थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, है ना। तो एक रिलेशनशिप होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो एलसीएम को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो तो जिन दो नंबर्स का ये एलसीएम और एचसीएफ होगा उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। याद रखिए यहाँ पे दो ही नंबर होंगे, उनका एलसीएम और एचसीएफ काउंट होगा। अगर तीन होंगे तो ये जो है वो नहीं लगेगा, ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, ये हो गया चैप्टर नंबर 1 की बात बेटा। अब चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 2, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। तो चैप्टर 2 हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। ठीक है। उसमें हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है बेसिकली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है बेटा, वो इक्वेशन जिनकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ax² प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 में a b c आर द कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, और यहाँ पे जो डिग्री होगी यानी कि जो x की पावर होगी मैक्सिमम, वो कितनी होगी, 2 से बड़ी पावर वाला कोई भी यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं आएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हम सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला जरूर पढ़ेंगे। सम ऑफ 0 में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, मान लो इसके दो जीरोस हैं, एक 0 अल्फा दूसरा बीटा, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात अगर मैं करूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c बाई a। तो ये दो फॉर्मूले आपको अच्छे से कर लेने हैं इस चैप्टर में, जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बेटा क्यूबिक इक्वेशन के भी रिलेशनशिप होते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। चलिए चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। ये वीडियो स्पेशली 2025-26 के आने वाले एग्जाम्स के लिए बेटा, तो ध्यान रख के चलिएगा। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर 3 में आपके पास कंडीशंस आ जाएंगी बेटा। बेसिकली आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल इक्वेशन देखनी है। लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्या होगा, आपके पास जनरल टर्म्स होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन बनेगी। ऐसी सेकंड इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y
plus C2 equals to 0 where A1 B1 C1 A2 B2 C2 are the constants and x and y is the variable. ठीक है, अब यहाँ पे जो लीनियर वर्ड यूज किया बिकॉज यहाँ पे डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ x जो x या y कह लो दोनों वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर रहेगी वो 1 रहेगी, इसलिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कहा जा रहा है और ये इनकी जनरल टर्म्स हो गई. ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग बेटा ग्राफिकल मेथड से आपको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए. एक टेबल 3.1 शायद आपके बुक में होगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, वो टेबल क्या कहता है बेटा, अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तब हमारे पास जो ग्राफ बन के आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग ग्राफ. और इंटरसेक्टिंग का जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है. यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू ऑफ x आएगी और सिंगल वैल्यू ऑफ y आएगी. ठीक है बेटा, कोई भी आ सकती है, मतलब एक ही आएगी, उसका सोल्यूशन एक ही रहेगा. सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं दैट इज a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2. ये जो कंडीशन है बेटा आपके पास, ये कंडीशन आपके पास जो है दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. मैनी सॉल्यूशंस, अब इसको समझिएगा. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि आपके पास हर एक x के रिगार्डिंग y की वैल्यू होगी. मान लो मैं इक्वेशन दे दूं y = x + 2. अब मैं बोलूं x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू देगी 2. अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3. अगर मैं बोलूं x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 + 2 5. ऐसे में x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लूं, 100 पुट कर लूं, 1000 पुट कर लूं तो y का आंसर वहां पे आता ही जाएगा. ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास रिलेशनशिप आएगा. और इसका जो ग्राफ बन के आता है बेटा वो कोइंसाइड, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी. मान लो ये AB है और इसी के अंदर एक CD लाइन आ गई. ठीक है, तो ये कोइंसाइड करेगी. इंटरसेक्टिंग में कैसा होता है, एक लाइन दूसरी लाइन के इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से. चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. थर्ड कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2. इस कंडीशन को हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन केस और पैरेलल लाइन से यहाँ पे ग्राफ बन के आएगा. यानी कि यहाँ पे हमारे पास ना ही हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना ही y की. अब रीजन क्या होगा, पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि एक लाइन दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन नहीं होगी तो मतलब वहां पे सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन का केस हो जाएगा. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो इसे करना है. चलिए, इसके अलावा बेटा कभी कभी क्वेश्चन ना अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का भी आता है. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का भी समझिए. वैसे तो सिलेबस में से ये चीजें थोड़ी स्किप हो गई और क्योंकि सिलेबस थोड़ा डिडक्ट हो गया सुनाओ, पर फिर भी कभी कभार जैसे स्टैंडर्ड वालों को क्वेश्चन आ गया या बेसिक वालों को एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए. अगर कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही है, स्ट्रीम फ्लो करने का मतलब पानी चल रहा है. ठीक है, अब स्ट्रीम की हम मान लें स्पीड जो है वो x है और जो बोट है उसकी जो स्पीड है हम y मान लें. ठीक है, या फिर बोट की स्पीड को x मान लें. ठीक है, इस स्पीड से बोट चल रही है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो y मान लें. ठीक है, तो अगर तो बोट और स्ट्रीम यानी कि जिस तरफ पानी बह रहा है बोट उसी की तरफ जा रही है. ठीक है, तब हम इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम. और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है टोटल वो दोनों की ऐड हो जाती है x + y. और मान लो बोट आपकी जा रही है इधर, यही स्ट्रीम है. ठीक है, स्ट्रीम आपकी इधर को फ्लो कर रही है 22 km/h से और बोट जो है आपकी वो इस तरफ को जा रही है x km/h की स्पीड से. तो अब हमारे पास दोनों स्पीड ऑपोजिट है तो इट मींस दिस इज द अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड रहेगी बेटा टोटल स्पीड जो रहेगी दैट इज x - y. इस तरह से आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, मीटर/सेकंड या km/h में निकाल सकते हो. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. नाउ इनके अलावा कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया. ठीक है, इनके लिए आपके पास एक वीडियो होगी, मैं इस वीडियो के लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो जरूर देख लीजिए. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड ये दोनों इजी मेथड हैं जिनसे आप थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हो. जनरली हमें x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे है वो निकालनी होगी. चलिए, अब हम चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे बेटा. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4. चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं बेटा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो थोड़ा सा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 से रिजेंबल करता है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है दैट इज ax² + bx + c = 0. अब इसमें हमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट के बारे में पता होना चाहिए. नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं तो यहाँ पे 3 कंडीशंस है. पहली कंडीशन है अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे नेचर ऑफ रूट निकालेगा ना, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को d से रिलेट कर देंगे, d = b² - 4ac. तो इसका ये फॉर्मूला रहता है. ठीक है,
अगर तुम्हारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आए, सेकंड कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, मतलब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसकी नेचर बता सकते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नेचर पता करेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, b यहाँ से मिलेगा, a यहाँ से मिलेगा, c यहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं कंपेयर करना सिखा दूं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, तो इसमें से a, b और c की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। विद साइन लेना बेटा, x के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा, और विद साइन लेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। इसका मतलब यह है कि दो रूट्स आएंगे, दोनों रियल नंबर्स होंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मान लो एक आंसर आया 2/3, दूसरे का आ गया 2, अकेला 2 आ गया या -2 आ गया, ठीक है। ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर हम सेकंड कंडीशन में चले तो वहां पे आता है रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब एक की वैल्यू 1/2 है तो दूसरे की भी 1/2, एक अगर 3 है तो दूसरा भी 3 होगा। ऐसे करके आपका आंसर जो है वो आएगा। अब कब आएगा, जब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। और लास्ट में है नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो इसके लिए +1 में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ पे नो रियल रूट है तो फिर रूट पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जब थर्ड कंडीशन आई तो आपको जो अगला फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो अप्लाई नहीं करना है, आप यहीं तक करके छोड़ दो। चलिए, ये तो होगा कि हम नेचर ऑफ रूट पता कर लिया। रूट निकालने कैसे, रूट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है बेटा, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है -b प्लस माइनस, देखो इकट्ठे रखना है, √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये फॉर्मूला में आप जब वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे आपको b² माइनस 4ac दिखाई दे रहा है, यही वाला b² माइनस 4ac, मान लो इसकी वैल्यू 12 है तो आप डायरेक्टली अंडर रूट में 12 डाल दोगे, ठीक है। मान लो इसकी वैल्यू 10 आई तो आप डायरेक्टली इसमें 10 डाल दोगे, 100 आई तो 100 डाल दोगे, फिर जो भी रूट उसका आएगा उसको यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो सॉल्व करने के लिए आपको इसको दो पार्ट्स में बांट लेना है फॉर्मूला को। तो x इक्वल्स टू -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा फॉर्मूला देगा x इज इक्वल टू -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक रूट आपका इस फॉर्मूला से आ जाएगा, एक यहाँ से आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस डाला है, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है आपका सोल्यूशन x की वैल्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगी। होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 5।